So, uh, let us start. And so with this perspective, हम लोग रविंद्रनाथ टैगोर की बात कर रहे हैं और जो एक आइडियल उनके विजन है और उस आइडियल विजन के साथ उन्होंने एक इंस्टीट्यूशन को क्रिएट किया और उस विजन के साथ हम लोग आज उनके आइडियलिज्म को समझने की कोशिश करेंगे और उनके जो एजुकेशनल थॉट्स हैं उन थॉट्स को भी समझने की कोशिश करेंगे। और उससे पहले हम लोग देखते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने गांधी के बारे में जो कहा था वो तो काफी फेमस है, लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में भी अल्बर्ट आइंस्टीन ने कुछ बात कही है। When I was young, Rabindranath Tagore was very influential in the world. I learned much of the real significance of him in regard to understanding truth and real meaning of life. I read Tagore's books when I was a boy, and his writings stirred my innermost feelings. So ये दिखाता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर के जो आइडियाज थे कितने वाइड स्प्रेड थे और केवल लिटरेचर के लोगों को ही नहीं बल्कि उसके बियॉन्ड भी उनके इन्फ्लुएंस और उनके लोगों पर उनका प्रभाव था। तो ये इस बात के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और उनके जो आइडियलिज्म है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो टैगोर की जो फिलॉसफी थी वो मुख्य रूप से, जैसा कि हम लोगों ने जनरल टॉक कल हम लोगों ने एक सेक्शन किया था कि जो स्पिरिचुअल आइडियलिज्म है, इंडियन आइडियलिस्ट की जो एक रूट बात है, कोर है, अगर की बात अगर की जाए, चाहे वो आइडियलिस्ट पहले के हों या आज के समय के हों, जिस भी समय में आप बात करेंगे तो उसमें स्पिरिचुअलिज्म को बहुत ही सिग्निफिकेंट स्थान दिया गया है। जैसे कि हम लोगों ने बात की वेस्टर्न आइडियलिज्म के साथ तुलना भी हम लोगों ने कल की थी और उसमें हमने देखा था कि जो वेस्टर्न आइडियलिज्म है वो बेसिकली अपने आप को सेपरेट कर रहा है, मतलब स्पिरिचुअलिज्म से दूर जा रहा है और वो ज़्यादा फोकस कर रहा है क्या लॉजिक दे सकते हैं, रीजनिंग क्या दे सकते हैं, कोई स्ट्रॉन्ग लॉजिक चाहिए। और उस कारण से ही जो डाइवर्सिटी आई, बहुत सारी चीज़ें, नए नए फिलोसफीज खड़े हुए और उसमें फिर आप देखते हैं कि मार्क्सिज्म का के बारे में भी कहा जाता है कि हीगल को उल्टा खड़ा करके उसने हीगल के ड्युअलिज्म को उल्टा खड़ा करके उसने अपनी जो थ्योरी थी डायलेक्टिकल मार्क ये मटेरियलिज्म, ये जो द्वंदात्मक भौतिकवाद, ये सिद्धांत उसने क्रिएट किया। तो वो एक आइडिया के तौर पर, अगर केवल विचार के तौर पर जब आइडियलिज्म जाता है तो उसकी यात्रा एक दूसरी तरफ निकल जाती है, जहां अंदर से इंटरनल जो इसेंस है उससे उसका संपर्क समाप्त हो जाता है। तो ये चीज भारत में नहीं हुई और यहाँ के जो आइडियलिस्ट थे, क्योंकि वो लोग किसी आइडिया को फॉलो नहीं कर रहे थे, वो लोग एक स्पिरिचुअल कंससनेस के टच में रहते थे या रहने की कोशिश करते थे या उस सुप्रीम कॉन्शसनेस को पाने का लक्ष्य रखते थे। तो इस कारण से दे डिड नॉट वंडर या वांडर मच, है ना, ज्यादा भटके नहीं वो लोग। जैसे कि आप देखेंगे कि प्लेटो से शुरू करके प्लेटो ने कॉन्शसनेस की बात की, लेकिन कोई भी यूरोपियन जो आइडियलिस्ट हैं वो किसी अंतिम लक्ष्य की ओर बात नहीं करते हैं और फिर वो आइडिया एंड थॉट्स इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसलिए मैंने कल चर्चा के समय में मैंने कहा था कि फिलोसफर्स को और दार्शनिक को हम लोगों को अलग करना चाहिए, क्योंकि भारतीय दर्शन में जो दार्शनिक हैं वो दार्शनिक बेसिकली इसेंशियली स्पिरिचुअल हैं, चाहे वो कनाद हो या कपिल हो या जिस किसी की भी आप बात करें, जैमिनी की बात करें, तो दे आर ऑल ऑलरेडी दे वर स्पिरिचुअल पीपल रेदर देन थॉट पीपल।
थॉट पीपुल नहीं थे वो। हाँ, जेमिनी ने जब न्याय की बात की तो बहुत ही सिस्टमेटिक वे में लॉजिक का कैसे हम उपयोग करेंगे उन सब चीज़ों की बात उन्होंने की। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं था कि दैट वाज कोर ऑफ हिम। इन एसेंस एंड इन कोर ही वाज एन आइडियलिस्ट। वो ये देख रहे थे कि क्या जिस एसेंस को हमने अनुभव से प्राप्त किया है, क्या उसको तर्क से प्राप्त किया जा सकता है, क्या उस कंक्लूजन पर हम तर्क से पहुंच सकते हैं। तो जो 6 स्कूल्स हैं हमारे भारतीय दर्शन के, वो 6 स्कूल्स इसी बात के लिए हैं कि अ, हमने पहले तो अनुभव कर लिया, अनुभव जो आध्यात्मिक अनुभव है उसको कर लिया। अब क्या इसको हम अ, इन रीजनिंग के द्वारा, इस सिस्टम के द्वारा उसको हम स्टेब्लिश कर सकते हैं, उस तक पहुंच सकते हैं। तो जितने भी अ, दर्शन है, सांख्य है, योग है, न्याय है, ये सारे दर्शन फिर वो प्रयास है जहाँ उसके प्रणेता जो हैं वो खोज में नहीं जा रहे हैं, खोज उनकी पूरी है, और फिर वो ये कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये एक रीजनिंग का सिस्टम, एक लॉजिक का सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम नॉलेज का हम क्रिएट कर सकते हैं जिससे कि उस चीज को, जिस चीज को हमने अनुभव किया है, उस चीज को बौद्धिक रूप से स्थापित करना संभव हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस। इसको अगर आप गंभीरता से सोचेंगे तो बहुत ही सीरियस डिफरेंस है, क्योंकि जहां आप लॉजिक के पीछे चलते हैं और यहाँ आप लॉजिक को अपने पीछे लाते हैं, दोनों में अंतर है। जब वेस्टर्न फिलोसफी की हम बात करते हैं तो वो आप एक रीजनिंग के पीछे पीछे चल के उस रीजनिंग आपका हाथ पकड़ के आपको एक डायरेक्शन में ले जाता है। वो डायरेक्शन भविष्य में कुछ भी हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। नहीं, यहाँ पर डायरेक्शन पहले से तय है और फिर आप रीजनिंग को उस डायरेक्शन की ओर जाने की बात कर सकते हैं। तब इसमें एक बात आप कर सकते हैं कि ऐसे में तो एक तरह का बायसनेस हुआ कि आपको पहले से एक पता है और आप उसको वहां लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब ये बायसनेस तो है, लेकिन ये बायसनेस थॉट का नहीं है, किसी इज्म का नहीं है, किसी चीज का नहीं। ये किस चीज का बायसनेस है कि जो रियलिटी है, अल्टीमेट रियलिटी है, दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड। हमने उस रियलिटी को अनुभव पहले ही कर लिया है। हम लोग इस थॉट प्रोसेस को, रीजनिंग प्रोसेस को इसलिए फॉलो नहीं कर रहे हैं कि अंत में हमें ये रियलिटी की ओर ले जाएगा। हम उसके माध्यम से रियलिटी की खोज नहीं कर रहे हैं। रियलिटी को ये अच्छे से पता है कि रियलिटी केवल अनुभव से ही आती है। तो हमने ये पता कर लिया है, हमने ये जानते हैं, हमने उसको अनुभव कर लिया है रियलिटी को। अब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि क्या हम इन लॉजिक प्रोसेस को, इन रीजनिंग प्रोसेस को का एक सिस्टम तैयार करेंगे जो कि जो जो लोग इसको अनुभव नहीं कर पाए हैं वो इस लॉजिक प्रोसेस को फॉलो करके उस चीज के अस्तित्व को स्वीकार करें और फिर उसके लिए प्रयास करें। तो मेरे ख्याल से ये एक काफी स्ट्रॉन्ग लॉजिक है जिसके कारण जो दर्शन शब्द है, दिस इज वन ऑफ द नॉन ट्रांसलेटेबल्स। इसको हम ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं। फिलोसफी इज नॉट ए ट्रांसलेशन ऑफ दर्शन। तो इस समझ के साथ हम लोग टैगोर पर आते हैं। और टैगोर की जब हम बात करते हैं तो ये जाहिर है, जैसा कि हमने जिस बात कही कि स्पिरिचुअल आइडियलिज्म से निकला है, और वो ह्यूमन स्पिरिट के पावर में विश्वास करते थे जो कि जो मटेरियल कॉन्स्टेंट है इसको ट्रांसेंड करके, इसको पार करके और हायर आइडियल की ओर बढ़ता है। तो ये इनर वर्ल्ड का जो और ह्यूमन कंसियसनेस के लिए जो क्वेस्ट है, जो कि आध्यात्मिक पूर्णता के लिए और आध्यात्मिक तुष्टि के लिए मनुष्य की एक खोज है, उसके उसका जो एक्सप्रेशन है, उसकी जो चीजें हैं,
वो उनके राइटिंग में बार बार दिखती हैं। उनके कई तरह की राइटिंग में, जब उनके लिटरेरी राइटिंग्स हैं, उनके हालांकि उनके लिटरेरी राइटिंग्स के बारे में आप ये कह सकते हैं कि दे वे मोर रियलिस्ट, है ना। तो इसलिए उसमें नेचुरलिज्म का पुट आपको मिलेगा, क्योंकि जो चीज वो देखते थे, एक्सपीरियंस करते थे, उन्होंने ये कोशिश नहीं की कि उस पर आदर्शवाद का रंग दिया जाए। उनके लिटरेरी, खास करके जो उपन्यास हैं, दे आर काइंड ऑफ पिक्चर ऑफ रियल वर्ल्ड। जो भी उपन्यास हैं, उनके जो डीप अर्थ को आप देखेंगे। जैसे गोरा उपन्यास आपने पढ़ा होगा। गोरा एक विदेशी लड़का है जो कि इंडिया में अडॉप्ट कर लिया जाता है इंडियन पेरेंट्स के द्वारा, और अपने आप को एक ब्राह्मण दंपति के द्वारा अडॉप्ट होता है, और खुद को एक ब्राह्मण के रूप में देखता है। और फिर उसका एक जो ब्राह्मण के रूप में उसका जो एक अपना अपनी जो आइडेंटिटी है, और फिर जब उसको ये पता चलता है कि वो एक्चुअल में यहाँ उस पैदा नहीं हुआ है, तो उसके अंदर एक क्राइसिस का जो दौर चलता है। तो इस पर ये उपन्यास है। तो वो एक किस तरह से जो आइडेंटिटी का फॉर्मेशन होता है, और फिर उस रियल मी की खोज, मैं कौन हूँ, इसकी वास्तविक खोज कैसे चलती है, रियल वर्ल्ड में कैसे चलती है, उसका उसकी एक तरह से वो उपन्यास उस यात्रा की का प्रतीक है। तो ये चीजें आप देखेंगे कि वो ज्यादा नेचुरली, जो कि आप ऐसा नहीं लगेगा कि कोई आइडियलिस्ट व्यक्ति है जो कि हर चीज को एक आइडियलिस्ट रंग में रंगना चाहता है, वैसा नहीं लगेगा। आपको एक नॉर्मल व्यक्ति लगेगा, जो कि आपके आसपास कहीं भी हो सकता है, किसी भी कैरेक्टर में वो फिट हो सकता है, ऐसा व्यक्ति लगेगा। तो स्पिरिचुअल आइडियलिज्म को हम लोग इनके आइडियलिज्म को हम लोग नाम देते हैं। दूसरा जो उनके आइडियलिज्म का जो रूप था, वो उनके यूनिवर्सलिज्म में दिखता है, जिसमें कि उन्होंने सभी लोगों के बीच में इंटरकनेक्टेडनेस, इस पर उन्होंने एम्फेसाइज किया है। ये जो भी लोग हैं, अ, जो ह्यूमन बीइंग है, सारे ह्यूमन बीइंग्स का आपस में इंटरकनेक्शन, और उन्होंने एक ऐसे संसार की कल्पना की जहाँ पर कि सभी लोग एक दूसरे के साथ सहयोग के साथ रह सकते हैं, और जो भी आइडेंटिटी से संबंधित बाउंड्रीज हैं, चाहे वो रिलीजियस बाउंड्रीज हो, नेशनल बाउंड्रीज हो, इन सब को, रेस की बाउंड्री हो, इन सब को ट्रांसेंड करने की क्षमता हर ह्यूमन बीइंग में है। और जाहिर है, ये विश्वास उनको इसी बात से होता है कि अगर अपने एसेंस की को खोजने की कोशिश कोई भी व्यक्ति करेगा, कोई भी ह्यूमन बीइंग करेगा, तो वो उसी एसेंस को प्राप्त करेगा, उसी एसेंस तक पहुंचेगा, जो कि किसी भी रेस के व्यक्ति के लिए, किसी भी रिलीजन के व्यक्ति के लिए, सबके लिए वो एसेंस जो है, एसेंशियल रियलिटी जो है, वो सबके लिए सेम। तो इसी बात से, इसी आधार से उनको ये यूनिवर्सलिज्म में उनका विश्वास स्थापित होता है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है, जो कि अगेन दिस इज कॉमन थ्रेड अक्रॉस द इंडियन आइडियलिस्ट, ये लोग सभी इंडिविजुअल पर एम्फेसिस करते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट बात इसलिए है क्योंकि जो मॉडर्निटी है, मॉडर्निटी इंडिविजुअल को एक लिमिटेड रोल देती है। इंडिविजुअल का अस्तित्व जो है, वो लिमिटेड रोल का सेंस ये है कि वो कुछ जगहों पर प्रकट होता है, जैसे जहाँ कंज्यूम करने की बात हो, जहाँ अपने राइट की, अगर आइडियल फॉर्म में कहें, इंडिविजुअल अपने राइट्स की बात कर सकते हैं। दैट इज द अल्टीमेट स्टेट ऑफ स्टेज फॉर एन इंडिविजुअल इन मॉडर्निटी। आधुनिकता में जो सबसे बड़ा स्टेट दिया गया है एक इंडिविजुअल को, वो यही है कि वो अपने अधिकार की मांग करे, और अधिकार में जाने के बाद वो अपने अधिकार के साथ, और अधिकार इस सेंस के साथ हो कि वो
एक समानता समानता और भाईचारा का जो ह्यूमनिस्टिक आइडिया है उसके अंदर रहते हुए वो अपने लिए अपना जो उसका राइट्स है उसको वो क्लेम करे। दैट इज द हाईएस्ट एक्सप्रेशन फॉर इंडिविजुअल। लेकिन जब आप इंडियन आइडियलिस्ट की बात करते हैं तो इंडियन आइडियलिस्ट इंडिविजुअलिज्म को सेंटर में रखते हैं। मॉडर्निज्म इंडिविजुअल को सेंटर में नहीं रखता है। मॉडर्निज्म जो कंज्यूमरिज्म की जब बात आएगी तो इंडिविजुअल को सेंटर में रखेगा, लेकिन जब सिस्टम की बात आएगी तो वो उसको कम्युनिटी पर शिफ्ट कर देगा। ये बड़ा ही थोड़ा सूक्ष्म सा अंतर है। इसको थोड़ा उस रूप में समझना चाहिए, क्योंकि अ, ऐसे आप ट्रेडिशनली देखें तो हमारे जो ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं वो कम्युनिटी बेस्ड थे। लेकिन इंडियन ट्रेडिशनल जो वैल्यूज हैं वो कम्युनिटी बेस्ड होते हुए भी इंडिविजुअल सेंट्रिक थे। इंडिविजुअल के विकास में मैंने कल चर्चा करते हुए हमने इस शब्द का उपयोग किया था, परमार्थिक स्वार्थ। परमार्थिक स्वार्थ, परमार्थ से परमार्थ स्वार्थ, परमार्थिक स्वार्थ। तो ये उस बिंदु पर है जब जो इंडियन आइडियलिस्ट बात करते हैं तो वो ऐसे स्वार्थ की बात करते हैं जिसमें इंडिविजुअल अपने अल्टीमेट स्टेट को प्राप्त करने के लिए स्वार्थी है। और उससे परमार्थ क्या सिद्ध होता है, जब वो उस स्टेट को प्राप्त कर लेता है तो उस स्टेट में वो सबके लिए हितकारी हो जाता है। तो इसीलिए इसका नाम परमार्थिक स्वार्थ है। तो ये अब इसको जब हम मॉडर्निटी के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो वहां पर जो मॉडर्निटी का बेस्ट एक्सप्रेशन है डेमोक्रेटिक सिस्टम है। डेमोक्रेटिक सिस्टम में आपको कोऑपरेशन चाहिए। वहां पर क्या है, इंडिविजुअलिज्म का आपको त्याग करना पड़ेगा, उसको टोन डाउन करना पड़ेगा। त्याग तो नहीं कहेंगे, टोन डाउन करना पड़ेगा इंडिविजुअलिज्म को। इंडिविजुअल इज नॉट द सेंटर, इंडिविजुअल इज सेंसस। जो कम्युनिटी कॉन्सेंसस है, कम्युनिटी कॉन्सेंसस इज एट द सेंटर। तो ये जो इंडिविजुअल का सेंस है इस आइडियलिज्म में, टैगोर के आइडियलिज्म में, ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है। और वो इसमें विश्वास करते थे कि हर एक इंडिविजुअल में ये पोटेंशियल है कि वो महानता को प्राप्त कर सकता है, अपने इनर वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते हुए, अपने यूनिक टैलेंट्स को पहचानते हुए। तो हर एक इंडिविजुअल में से ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो महानता को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि जो इंडियन आइडियलिज्म है वो इंडिविजुअल सोल को और जो ब्रह्म है और जो आत्मा है उसको अलग नहीं मानता है, दोनों को एक ही मानता है। इसलिए हर एक व्यक्ति में पूर्णता की प्राप्ति, पूर्णम मद पूर्णम मिदम पूर्णात पूर्णम उदच्यते पूर्णमेवा अवशिष्यते, आपने सुना होगा इसके बारे में। तो पूर्ण से पूर्ण को निकाला जाता है तब भी पूर्ण ही शेष बचता है। तो ये जो आइडिया है, ये इसी से ही जितने भी आइडियलिस्ट हैं, इंडियन आइडियलिस्ट हैं, वो प्रभावित होते हैं। जो इनकी अगली बात थी, जो ह्यूमनिज्म की बात थी, जो वेस्ट से हमारे पास जो ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट आया था, इसको इंडियन सिस्टम में एडॉप्ट करने में कोई कठिनाई नहीं थी, क्योंकि जो इंडियन आइडियोलॉजीज थे या फिलोसफीज थे उसमें बेसिकली ये सारे कॉन्सेप्ट ह्यूमनिज्म के बहुत आसानी से, उसमें कोई कंट्राडिक्शन मोर और लेस नहीं था। और इसमें जो एक एडिशन जो इंडियन आइडियलिस्ट करते थे और टैगोर ने किया कि इनर गुडनेस में बिलीव करना। ये ह्यूमैनिटी के गांधी ने भी में भी ये बात थी कि वो इनहेरेंट गुडनेस में विश्वास करते थे। हालांकि कई जगह उन्होंने इस बात से उनको क्षोभ उन्होंने व्यक्त किया है कि किस प्रकार से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रति क्रूएल व्यवहार कर लेता है। हाउ इज दैट पॉसिबल, क्यों पॉसिबिलिटी है। तो अक्सर वो सवाल करते हुए दिखते हैं कई जगह अपनी राइटिंग्स में, क्योंकि ही हैज रिटन वॉल्यूमिनसली, इतनी राइटिंग है। अभी तक तो मुझे लगता है कि 100 से अधिक उसके वॉल्यूम्स आ चुके हैं। जितनी चीज़ें, लेटर्स,
ऑवरे उनका है वो बहुत ही विशाल है, और उसमें उन्होंने इतने लोगों के साथ कम्युनिकेट किया है कि अभी भी वो चीज़ें, नई नई चीज़ें लोगों के द्वारा कंट्रीब्यूट की जा रही हैं, दी जा रही हैं, और उसको उसका एडिशंस निकल रहा है, फिलहाल समय तक निकलता रहा है। तो ये जो ह्यूमन डिग्निटी और राइट्स के बारे में जो इनके कॉन्सेप्ट थे, ये किसी भी तरह से आइडियलिज्म के अगेंस्ट में नहीं थे, वो उसके साथ फिट हो जाते। हार्मोनी विथ नेचर, जो टैगोर का एक नेचर के साथ लगाव शांति निकेतन के कॉन्टेक्स्ट में अच्छी तरह से देख सकते हैं कि नेचर के साथ रह के आपको मालूम है कि टैगोर केवल चौथी कक्षा तक पढ़े थे। फॉर्मल सिस्टम में उनकी जो स्टडी हुई थी केवल चौथी कक्षा तक। उनका एक फैमिली का बैकग्राउंड था, बहुत सारे स्कॉलर्स थे उनके परिवार में, अ, अ, कई से कला से संबंधित संबंध था, काफी रिच, कल्चरली रिच फैमिली थी उनकी। तो उनकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि थी, उसी से उन्होंने बहुत सारी चीजें अडॉप्ट कर ली, बहुत एक्सटेंसिव रीडिंग्स की, एक्सटेंसिवली उन्होंने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस किए। तो इन सब का, और इन सब के दौरान और इन सब के प्रभाव में नेचर के साथ उनका एक खास लगाव विकसित हुआ, और उसमें नेचर के साथ हार्मोनी के साथ में रहने का जो बेसिक सेंस था, कि जो आइडियलिस्टिक सेंस है, वो ये है कि जो भी चीज ब्रह्म से उत्पन्न हुई है, चाहे वो इनएनिमेट हो या वो लेस लेवल पर एक्सप्रेस कर पाती हो अपने को, एनिमल्स के रूप में, प्लांट्स के रूप में, या छोटे जीवों के रूप में, वो सब के सब अपने आप में यूनिक हैं, यूनिक एक्सप्रेशन ऑफ द सेम एसेंशियल थिंग। एक ही एसेंशियल चीज है जिसका कि यूनिक एक्सप्रेशन है, और उस रूप में, इस यूनिकनेस में, इस रूप में, अ, उसके साथ हमें हार्मोनी में रहना है। और जो इंडियन आइडियलिज्म का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, जहाँ पर 84 लाख योनियों की बात की जाती है, तो इसेंशियली यू हैव गॉन थ्रू ऑल दोज, है ना। आप ह्यूमन के रूप में आज एक्सप्रेस हैं, लेकिन एक जो ट्रेडिशनल हिंदू है वो इसको मानता है और विश्वास करता है, यू हैव गॉन थ्रू ऑल दोज फॉर्म्स। तो इसलिए इस कारण से जो भी जीव अभी आपके सामने है, या जिस किसी भी फॉर्म में लाइफ फॉर्म आपके सामने है, यू हैव गॉन थ्रू दैट, एंड दे आर बर्डिंग ह्यूमन बींग्स। इज वेरी वेरी important concept that is unique to India। इंडिया का यूनिक है। इंडिया में जो रिलीजन्स पनपे, उन सब में ये कॉमन है, फैक्टर है, रीबर्थ में विश्वास करना। और इसका एक एसेंशियल मतलब ये है कि चाहे जो भी लाइफ फॉर्म है, वो सारी लाइफ फॉर्म्स जो हैं, दे आर बर्डिंग ह्यूमन बींग्स। वो आज नहीं तो कल, अगले 1000, 10,000, 1 लाख, जितने भी साल हों, साल का कॉन्सेप्ट भी हमारा उसी तरह से है। हम अरब में काउंट करते हैं चीज़ों को, करोड़ अरब, ये सब हमारे लिए जो ट्रेडिशनल है उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये साल ऐसे बीतते हैं। अब उसका एक्चुअल क्या है वो एक अलग मैटर है, लेकिन जो ट्रेडिशन से हमारे पास जो बिलीफ सिस्टम है, उसके हिसाब से ये सृष्टि साइक्लिक ऑर्डर में चलती है, जिसमें 4 युग आते हैं, और ये सारे युग अ, लाखों साल के होते हैं। लाखों साल उसमें, हर एक युग में, आई डोंट रिमेम्बर द एक्यूरेट, बट यू कैन चेक इट, कि कितने कितने साल का एक युग होता है। तो ये काफ़ी ह्यूज नंबर्स हैं, और इन सब में होते हुए, साइकिल में होते हुए, ये कंटिन्यूअस आगे भी चलेगा, हमसे पहले भी चला है, आगे भी चलेगा। इसलिए हर एक जो लिविंग बीइंग है, दे आर ग्रोइंग इनटू समथिंग, है ना। वो एक फेज से गुजर रहा है, एक ट्रांसेंडेंटल फेज में है।
और वो अंत में ह्यूमन बींग्स के रूप में प्रकट होगा। तो ये हार्मोनी की, दे आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम अस, दे आर नॉट क्रिएटेड फॉर आवर कंजम्पशन। दिस इज वन ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, कि दे आर नॉट फॉर आवर कंजम्पशन, सो वी नीड टू यूज देम ओनली फॉर आवर सर्वाइवल। अपने सर्वाइवल के लिए, अपने लाइफ के लिए जितना हो उतना उनका उनका श्रद्धा पूर्वक उनका उपयोग करना है। whenever you take food, you have to be grateful to them. You are using them for your survival. अपने सर्वाइवल के लिए आप उसका उपयोग करते हैं। तो ये जो एक ग्रेटफुलनेस के साथ फूड फूड को लेना, ये इसी आइडियलिस्ट आइडिया से है कि एवरीथिंग इज एक्सप्रेशन ऑफ द सेम एसेंस एंड दे आर इन ट्रांजिशन फेज ऑफ बिकमिंग ह्यूमन बीइंग। तो इस रूट के साथ, इस हार्मनी ऑफ नेचर, हार्मनी विद नेचर का जो आइडिया है टैगोर का, उसी रूट से निकलता है। तो इसके बाद हम लोग उनके कुछ एजुकेशनल आइडियाज को देखते हैं, जो कि उन्होंने जो कॉन्सेप्ट डेवलप किया शांति निकेतन के रूप में, जो बाद में विश्व भारती के रूप में एस्टेब्लिश हुई। तो उनका जो इसके पीछे विजन था, वो वर्ल्ड के इनलाइटनमेंट से रिलेटेड था, कि ये एक ऐसी जगह होगी जहाँ पर जो यूनिवर्सलिज्म पे जो उनका आइडिया था, तो वो एक सोशल चेंज चाहते थे, कि वर्तमान में जो ह्यूमन बीइंग हैं वो अपने लिमिटेड आइडेंटिटी में फंसे हुए हैं। चाहे वो उनका अपना जो पर्टिकुलर कम्युनिटी से वो बिलोंग करते हैं, रिलीजियस कम्युनिटी से, कास्ट कम्युनिटी से, किसी भी तरह के कम्युनिटी से वो बिलोंग करते हैं, तो इसको ट्रांसेंड करने के लिए दे नीड अ प्लेस वेयर दे कैन communicate freely, interact freely, try to understand everyone, each other. तो वो प्लेस के रूप में उन्होंने इस शांति निकेतन, अबोर्ड ऑफ पीस, शांति निकेतन का मतलब क्या हुआ? ऐसी जगह जहाँ पर शांति निवास करती है। निकेतन मीन्स घर, शांति का घर। तो दिस इज अ प्लेस ऑफ पीस, या हाउस ऑफ पीस और होम ऑफ पीस, है ना। तो इस रूप में उन्होंने इसको एस्टेब्लिश किया, और इसमें जो उनके इसके पीछे जो उनका विजन था, वो यही था कि ये जो एजुकेशन होगा, जिसमें वेस्टर्न और ईस्टर्न, इन दोनों का इसेंशियल आइडियाज इसमें एक्सचेंज किए जाएंगे, और इस कल्चरल एक्सचेंज के द्वारा जो अलग अलग बैकग्राउंड के लोग होंगे, डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग होंगे, वो आपस में इंटरेक्ट करके और ये एक बेटर वर्ल्ड की ओर ग्रो करेंगे, विकसित हों। दूसरा जो उनका सोशल चेंज के लिए उनका जो आइडिया था एजुकेशन से रिलेट करता हुआ, वो था हॉलिस्टिक एजुकेशन। और वो ये मानते थे कि केवल इंटेलेक्चुअल ग्रोथ अपने आप में काफी नहीं है। इसलिए आप उनके एजुकेशन के जो डाइवर्स डायमेंशन है, खास करके जो आर्ट के साथ रविंद्र संगीत का नाम आपने सुना होगा, तो ये और कला संस्कृति, कला संगीत और ये सारे डायमेंशंस को वो साथ में लेके चलते थे। अब ये आइडियलिज्म आप अगर देखें तो प्लेटो में भी था। प्लेटो ने भी इसेंशियल टीचिंग्स में आर्ट को बहुत ही सेंट्रल प्लेस दिया है। और ये आइडियलिज्म का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये मेयर इंटेलेक्ट पर फोकस नहीं करता है। चाहे कोई भी इंडियन आइडियलिस्ट हो, वो केवल और केवल लॉजिक, रीजनिंग और थॉट को अपना आधार मान के या सेंटर मान के नहीं चलता है। ये मानता है कि इससे भी कुछ गहरे गहरे बातें हैं हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में, और हम जिन चीज़ों से हम जुड़े हैं, उनमें इससे भी कुछ गहरी बातें हैं जिस पर कि ध्यान देना देना चाहिए। और जो होलिस्टिक पर्सनालिटी, जैसे आप हम लोग अरविंदो की चर्चा करेंगे, तो इंटीग्रल एजुकेशन की बात करेंगे, तो फिर हम उसमें देखेंगे किस तरह से वो डिफरेंट डायमेंशन को
इंटीग्रेट करते हैं। उसी तरह से टैगोर ने भी जो हॉलिस्टिक एजुकेशन की जब वो बात करते हैं, उन्होंने भी सब सारे डायमेंशंस को इंक्लूड करने की कोशिश की है। अगला जो उनका आइडिया था वो फ्रीडम एंड सेल्फ एक्सप्रेशन का था। आगे हम ये कोर्ट में देखेंगे जो फेमस आइकॉनिक स्टेटमेंट है, वेयर द माइंड इज फ्री। तो ये जो फ्रीडम का और ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन है, वो भी एक आइडियलिस्टिक पर्सपेक्टिव है एजुकेशन का और एजुकेशन से संबंधित। क्योंकि जब आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका अगर आप इसको गंभीरता से सोचें कि अ, अगर एक्सप्रेशन पर या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर बंदिश है, तो जो आइडियलिस्ट हैं, वो जब सेल्फ एक्सप्लोरेशन करते हैं, जब मेडिटेशन करते हैं, तो जिन चीज़ों पर रोक होती है, वो उनके अंदर बहुत ज़्यादा फ़ोकस होके बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ होता है। नहीं, अगर आप सिंपल एग्ज़ाम्पल देखें कि अगर आप और ये बहुत ही पॉपुलर एग्ज़ाम्पल है आइडियलिस्ट के बीच में कि अगर आपको ये कहा जाए कि अगले 5 मिनट तक आप मंकी के बारे में नहीं सोचेंगे, तो ऐसा होगा कि आप अगले 5 मिनट तक केवल और केवल मंकी के बारे में सोचेंगे। तो ये अक्सर दिखाया जाता है कि जो मन है, मन का एक ये एक नेचर है कि जब उसको रेस्ट्रिक्ट किया जाता है किसी चीज़ के लिए, तो वो बार-बार उस चीज़ को करना चाहता है। तो ये एग्ज़ाम्पल के रूप में दिया जाता है। तो यहाँ जो फ्रीडम की बात हो रही है और इसी कॉन्टेक्स्ट में हम लोगों ने कल फ्रीडम की गांधी के कॉन्टेक्स्ट में भी बात की थी। तो ये फ्रीडम है कि अगर आप स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं, तो ये केवल तभी हो सकता है जब आपका माइंड फ्री होगा। अगर आपका माइंड बॉन्डेड है, बॉन्डेड कंडीशन में आप रह रहे हैं, अब अगर आपके सेल्फ एक्सप्रेशन पर रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो आप अ, का आपका जो आइडियलिस्टिक डेवलपमेंट है, आइडियलिस्टिक गोल है, वो कभी भी पूरा नहीं हो सकता। तो ये इन्होंने एजुकेशन को, ह्यूमन स्पिरिट को लिबरेट करने का एक साधन माना और उन्होंने एक ऐसे संसार की कल्पना की, ऐसा चेंज वो चाहते थे जिससे कि सभी लोगों को आलोचनात्मक रूप से सोचने की और अपने आप को ओपनली एक्सप्रेस करने की सुविधा हो और जो भी उनके ऊपर ऑपरेसिव सिस्टम है, उसको चैलेंज करने की क्षमता, चैलेंज करने का उनको स्पेस मिले। और इसी आइडियल के साथ जो अगर हम आगे बढ़ते हैं, तभी हम जो जिसको हम लोग कहते हैं कि समता मूलक वैश्विक समाज का उनका एक उनकी एक सोच थी, जिसमें पूरे विश्व के समाज के सभी लोग एक समता के स्थान पर, बराबरी के स्थान पर हैं। तो समता मूलक वैश्विक समाज के लिए जो उनकी सोच थी, वो इसी आइडियल के से पूरा हो सकती थी जब हम एजुकेशन को एक व्हीकल के रूप में इस्तेमाल करें, जहाँ पर कि आप ऑपरेसिव सिस्टम को चैलेंज कर सकते हैं, अपने आप को मुक्त रूप से एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने आलोचनात्मक दृष्टिकोण को भी फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें इनके आइडियाज़ में शामिल थी। अगला जो इम्पोर्टेंट फैक्टर था वो अ, जो कम्युनिटी और नेचर सेंट्रिक लर्निंग। अगेन यहाँ फिर कम्युनिटी की बात आ जाती है। कल हमने थोड़ी सी बात की थी गांधी के कॉन्टेक्स्ट में, एक कैसे कम्युनिटी को उन्होंने सेंटर में रखने की कोशिश की थी और उसका हमने जो प्री ब्रिटिश एजुकेशन में उसके रूट के बारे में थोड़ा समझा था। तो उसी तरह से टैगोर भी कम्युनिटी और नेचर सेंट्रिक लर्निंग की बात करते हैं और वो ये बात करते हैं कि जो कम्युनिटी है, उसके साथ गहरा संबंध होना एक अपने आप में बिल्कुल एक ऐसी चीज है जो कि अ, दुर्भाग्य से पिछले 100 वर्ष में जो एजुकेशन का डेवलपमेंट हुआ, उसमें ये चीज नहीं हुई।
हमारा जो एजुकेशन है वो हमारी जो इंडियन कम्युनिटी है उससे बिल्कुल अलग दिशा में है। एक बिल्कुल अलग दिशा में करने का सेंस है कि अपने कम्युनिटी के बारे में नेगेटिव सेंस का डेवलपमेंट, और खास करके जो समाज का लीडिंग वर्ग है, जो समाज में जो जिसको गुड एजुकेशन की जब आप बात करते हैं तो आप इसेंशियली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में गुड एजुकेशन का इसेंशियल मतलब जो है वो है इंग्लिश एजुकेशन। इंग्लिश मीडियम में, इंग्लिश स्कूल में वहाँ पढ़ाई करना ही गुड एजुकेशन है हमारे प्रैक्टिकल सेंस में, अगर इंडिया की बात की जाए तो। वैसी स्थिति में ये जो इंग्लिश एजुकेशन में जो चीजें आ रही हैं ये डीपली एंटी कम्युनिटी हैं, डीपली एंटी कम्युनिटी, एंटागोनिज्म है इनके अंदर। जो इंग्लिश एजुकेशन है उसमें जो चीज़ें जिस तरह से स्ट्रक्चर्ड हुई हैं वो बिल्कुल उस कॉलोनियल मोड को अभी भी फॉलो कर रही हैं, जिसका उद्देश्य ही था यहाँ के कम्युनिटी को डिमोरलाइज करके और जो ब्रिटिश शासन है उसको हाईलाइट किया जाए। तो इंग्लिश एजुकेशन उसी ट्रेंड को, उसी ट्रेडिशन को अभी भी फॉलो करता है। और हम लोग खुशी खुशी अ, अ, अपने आप को एक पावर एलीट में शामिल करने के लिए उसी एजुकेशन को फॉलो करते हैं। और अगेन जो गांधी ने एक कड़वी सच्चाई कही और उससे बचने के लिए कहा कि अ, अंग्रेजों को हटा के काले अंग्रेज नहीं चाहिए। तो वास्तव में वही हुआ कि हम अंग्रेजों को हटा के काले अंग्रेज ही लेकर आए। ये बात, इस बात में से कोई इनकार नहीं कर सकता। तो इसके बाद अगर हम देखें तो अ, जो एजुकेशन है वहाँ एक अपने इन्वायरमेंट के प्रति, अपने फेलो ह्यूमन बीइंग के प्रति एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए उसका हमारे एजुकेशन में अभाव है वर्तमान एजुकेशन में। तो ये जो आइडियलिस्टिक सिस्टम है अ, उसमें ये बात कही जाती है कि अपने कम्युनिटी के लिए आपने पढ़ने के बाद आपने अपने गांव के लिए क्या किया, अपने कम्युनिटी के लिए क्या किया। तो उसके लिए वो पढ़ाई कहाँ हुई, क्या आपने कम्युनिटी से चीजें सीखी। अभी देखिए कैसे होता है, जो मॉडर्निटी के टूल्स हमारे पास आ रहे हैं वो किस तरह से हमें एक दूसरे से अलग कर रहे हैं। जैसे अभी कोई इंफॉर्मेशन या कोई चीज का कॉन्सेप्ट किसी को चाहिए तो वो इंटरनेट से प्राप्त कर सकता है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही आसान हो गया नॉलेज प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है। पहले जब आप अपने कॉन्सेप्ट को किसी व्यक्ति से पूछते थे और वो आपको समझाता था तो उसके साथ आपका एक इंटरनल रिलेशन बनता था। अभी क्या है, जैसे मान लीजिए कि अभी के मैं लेक्चर को ऑनलाइन इसको सेव कर देता हूँ, कोई भी रैंडम व्यक्ति इसको देख सकता है जिसको इस सब्जेक्ट में रुचि हो। तो उससे वो क्या गेन करेगा, उससे मेरे साथ उसका मेरे साथ कोई रिलेशन तो नहीं बनेगा, क्योंकि वो मुझे भी नहीं जानता है ना मैं उसे जानता हूँ। कोई रिलेशन नहीं बनेगा। वो केवल क्या करेगा कि वो इस मेरी जो बात है उसमें उसको अपने काम की जो बात लगेगी, कॉन्सेप्ट समझने की जो बात है वो ले लेगा। ही डजंट नीड टू कनेक्ट विथ मी। जैसा कि इस अगर हम पीछे के कॉन्टेक्स्ट में देखें, एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो ट्रेडिशनल एजुकेशन में कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वहाँ एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था कि आप यू नीड टू बी कनेक्टेड। जो हमने शुरू में बात की अभी कि ये गुरु कौन होता है। Guru is not a professional. Guru is someone who is inherently, deeply in your inner world, or you are connected with him. तो वो चीज जो है इस कम्युनिटी सेंस ऑफ एजुकेशन में वो हट जाती है। तो अब जो नया जनरेशन का बच्चा आएगा, why should he feel any kind of commitment for community? नॉलेज तो उसने उस कम्युनिटी से प्राप्त नहीं किया है, तो why should he feel any kind of obligation to सर्व हिज कम्युनिटी। क्या किया है कम्युनिटी ने उसके लिए, उसके स्कूल की फी तो नहीं भरी है।
ये जो नया जनरेशन क्रिएट होगा, दे विल बी दे कैन बी अ वेरी गुड बिजनेसमैन और एनीथिंग, जो कुछ भी करना चाहे, प्राइवेट में सेक्टर में जाए, सरकारी सेक्टर में, जहाँ भी जाए, ये एक एटम होगा, सिंगल सिंगल ह्यूमन बीइंग, जो कि सेल्फ सेंटर्ड होगा। ऐसा भी होगा, हो सकता है कि उसका अपने परिवार से, अपने माता पिता से भी कोई ज्यादा लगाव या सावका नहीं हो। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अ, उसकी नज़र में किसी ने कुछ ऐसा कुछ विशेष किया नहीं। पेरेंट्स ने जो कुछ भी किया वो उनकी ड्यूटी थी। बाकी कम्युनिटी के लोग, जब वो पढ़ रहा था, तो उनके संभव है उनके माता पिता ने ही कहा हो कि अभी बच्चा पढ़ रहा है, डिस्टर्ब मत करो। तो उसकी नज़र में निगेटिव लोग ही थे। अगर ये हमारे ऊपर हावी हो जाते तो शायद हम आज जो हैं वो नहीं हो पाते, अगर हम उनके साथ मिलते। तो वो जो कम्युनिटी से डिस्टेंसिंग है, वो डिस्टेंसिंग उनको उन लोगों के हाथ का टूल बनाएगा जो उनके ऊपर है। वो खुशी खुशी उनके लिए अपने लोगों को ठगने से लेकर के कुछ भी कर सकता है। ठगना मैंने थोड़ा ज्यादा कर दिया, लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि शायद वो भी कोई ज्यादा गलत भी नहीं है। लेकिन इन द सेंस कि वो अपने कम्युनिटी से कटा हो। तो ये नेचर सेंट्रिक लर्निंग, कम्युनिटी सेंट्रिक लर्निंग, ये टैगोर का जो सेंट्रल आइडिया था, जिसमें नेचर के साथ लगाओ, हमने अभी डिस्कस किया कि नेचर के साथ कैसे जो ये जो आइडियलिज्म है, वो नेचर के साथ किस तरह से कनेक्टेड है। और जो कम्युनिटी सेंट्रिक लर्निंग है, वो भी इसी सेंस में है कि जिसमें आपका जन्म हुआ, यू आर पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी, being a strongly individual, a strongly community person, both of them at the same time। दोनों चीजें एक साथ एक यूनिक इंडियन ब्लेंडिंग है इसका, जो कि किसी वेस्टर्न कॉन्सेप्ट से इसको आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते। कल्चरल रिवाइवल, जो डाइवर्स कल्चर ऑफ वर्ल्ड है, उसके रिवाइवल की बात सोचते थे टैगोर। और वो ये चाहते थे कि जो भी दुनिया के विभिन्न अलग अलग जो कल्चर्स हैं, उसको ट्रांसेंड करना है, उनके बीच में ब्रिज बनाना है, और इसके साथ साथ उनको इंक्लूड भी करना है। और एक दूसरे को कल्चरल जो एक लेन देन है वो होना चाहिए। इसको थोड़ा अलग तरह से समझना चाहिए मेरे ख्याल से। देखिए, क्या है, जब हम लोग कल्चर की बात करते हैं, तो कल्चर को एक स्टैग्नेंट एलिमेंट मानते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अ, जैसे भारतीय संस्कृति, तो भारतीय संस्कृति वो है जो हमारे पूर्व से हमारे पास चली आ रही। लेकिन संस्कृति क्या कोई स्थिर चीज है? नहीं है। तो भारतीय संस्कृति के विकास के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है, ये तो हमें पता नहीं है। हम शायद सजग रूप से कुछ करते भी नहीं। हम जो कुछ भी करते हैं, वो भी भारतीय संस्कृति में कुछ चेंज लाता है, कुछ परिवर्तन लाता है, उसको बदलता है, उसको वेस्टर्न जो कंज्यूमरिज्म है उसके नजरिए से बदलता है, या बहुत सारी चीजें हो सकती है। लेकिन क्या हम उस कल्चर को इनरिच कर पा रहे हैं, जो ट्रेडिशन है उसको इनरिच कर पा रहे हैं? जैसे अ, आप देखेंगे कि जो हमारे टीवी सीरियल्स हैं, जो ट्रेडिशनल पुराण पर, या जो हमारे एपिक्स हैं उन पर, अ, जो इतिहास ग्रंथ हैं उन पर आधारित से हैं, उनका स्टोरी लाइन, अगर आप उसके ओरिजिनल टेक्स्ट को जानते हैं और आप उसको सीरियल में देखते हैं या मूवी में देखते हैं, तो उसमें एक बड़ा चेंज दिखता है। ये चेंज क्या है? आप कहेंगे कि उसका विजुअलाइजेशन है, बट वो ऐसा नहीं है। वो तो स्क्रिप्ट लिखना पड़ता है। जैसे महाभारत का स्क्रिप्ट लिखा गया, और रामायण का स्क्रिप्ट लिखा गया। तो स्क्रिप्ट लिखने का मतलब है कि आप जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसको एक तरह की रीराइटिंग कर रहे हैं, फिर से उसको लिख रहे हैं। तो लिखने में आप किसके लिए लिख रहे हैं? तो आप लिख रहे हैं एक ऑडियंस के लिए।
ये कौन सा ऑडियंस है? देखिए, वो टेक्स्ट लिखा हुआ है, कुरान का जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो ये कहा जाता है कि कुरान जो है वो वेदों की व्याख्या है, या दूसरे रूप में ये कहा जाता है कि हाउ टू लिव प्रॉपरली और इन राइटियस वे, सही ढंग से कैसे लिख दिया जाए, इसकी व्याख्या कुरान में की गई है। और अब ये जो टीवी सीरियल या सिनेमा में जो लिखा जा रहा है, वो क्यों लिखा जा रहा है? टू एंटरटेन द पीपल। अगर आप इंटरटेन नहीं करेंगे तो आपकी चीज को कोई देखेगा नहीं, खरीदेगा नहीं, या उसको पैसा एक्सपेंड नहीं करेगा। तो अब ये दोनों के गोल में अंतर हो जाता है। तो अब हमने कंट्रीब्यूट तो किया इंडियन कल्चर में। क्या कल्चर में कंट्रीब्यूट किया कि हमने जो ट्रेडिशनल पौराणिक स्टोरी थी उसका उसका मूवी बना डाला या सीरियल बना डाला। लेकिन किस तरह का कंट्रीब्यूशन है, ये उसका जो लाइन ऑफ गोल था, या जिस दिशा में वो जा रहा था, उससे बिल्कुल अलग तरह का गोल है। तो हम ये कैसा कल्चर क्रिएट कर रहे हैं? तो हम इसको यूनिवर्सलाइज कर रहे हैं, जो यूनिवर्सलाइज कंज्यूमरिस्ट कल्चर है उसमें इसको ड्रॉ कर रहे हैं। तो क्या हमारी डाइवर्स कल्चर का और इंडियन कल्चर का जो आइडिया है, वो क्या इसमें प्रिजर्व हो रहा है? ये पता नहीं, इसका मैं भी जवाब नहीं दे सकता हूँ। आप भी सोचिए इसका क्या जवाब हो सकता है और कहाँ तक हो सकता है, मुझे नहीं पता। अ, शायद बहुत कुछ सोचने में कुछ समझ में आए कि किस तरह से ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो ये कल्चर रिवाइवल उसी सेंस में जब टैगोर बात करते हैं, तो कल्चरल रिवाइवल का मतलब यही है कि जो कल्चर है उसको एक दूसरे से कनेक्ट होकर के एक दूसरे की चीजें सीखनी है, लेकिन उसका कंज्यूमराइजेशन नहीं करना है। जैसे हम लोग कंज्यूमराइजेशन करते हैं, तो हमारे फेस्टिवल्स जो हैं सो सेलिब्रेशंस हो जाते हैं। ये फेस्टिवल से सेलिब्रेशन तक एक यात्रा है ना। जैसे आप देखते हैं कि आजकल तो टीवी पर एड्स भी आते हैं कि ये फेस्टिवल चाहे जो भी हो, सेलिब्रेट करना तो बनता है। मुझे लगता है ये किसी एड का ही लाइन है जो मुझे याद आ रहा है कि फेस्टिवल चाहे कोई भी हो, सेलिब्रेट करना तो बनता है। तो बेसिकली बात ये है कि हम जब फेस्टिव मोड में जाते हैं, और जब उसका इसेंशियल रिलीजियस सेंस देखते हैं, चाहे दिवाली हो या कुछ भी हो, कोई भी पर्व हो, तो उसका एक डीप स्पिरिचुअल सेंस होता है और उसका एक सेलिब्रेटिव सेंस होता है। यानी अब जैसे दुर्गा पूजा आने वाला है, तो आप देखेंगे कि इसका एक सेलिब्रेशन का सेंस है, जिसमें बड़े बड़े पंडाल बनेंगे, चकाचौंध वाली मूर्तियां बनेंगी, और पूरा उसका एक मार्केट है। ये लोग खरीदारी कर रहे हैं, इतने का सेल हुआ, ये सब हाइपर हाइप बनेगा, मतलब बहुत सारी चीजें होंगी। लेकिन इसेंशियली दुर्गा पूजा उसके लिए तो नहीं था। इसेंशियली इट वाज अ रिलीजियस प्रैक्टिस, अ साइक्लिक सिस्टम ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस, जिसमें कि एक सर्टेन समय में, साल के एक सर्टेन समय में, यू यूज टू डिवोट योर सेल्फ टू द स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। उस समय में आप निकाल करके, जो भी आपका लाइफ का सिस्टम चल रहा है उससे अपने को बाहर निकाल के आप अपने को उस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में इंगेज करते थे। अब क्या है कि अब जो नए जनरेशन के लिए वो किस रूप में आ रहा है, दुर्गा पूजा आ रहा है तो सेलिब्रेशन तो बनता है, तो उस दिशा में है, वो सेलिब्रेशन की ओर जा रहा है। तो अब जो फैमिली नॉर्म्स हैं, जो फैमिली में लर्निंग हो रही है नए जनरेशन की, वो क्या रिलीजियस, या उसको कहें कि उसका जो इसेंस है, इसेंशियल सेल्स, इसेंशियल जो उसका एलिमेंट था, उसकी लर्निंग हो रही है, या उसका एक सेलिब्रेशन का जो मोड है उसकी लर्निंग हो रही है? ये सवाल ही मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। अ, आप उसका खुद से निर्णय लें। लेकिन ये एक गंभीर सवाल है कि कल्चरल जो यूनिवर्सलिज्म की कल्पना यहाँ करते हैं टैगोर, और जो ग्लोबलाइजेशन ऑफ कल्चर है ना, अभी हम समझिए 100 साल बाद अगर हम इस चीज को देख रहे हैं, तो बहुत कुछ है हमारे पास इस पर रिफ्लेक्ट करने के लिए। आज एक ग्लोबल वर्ल्ड हो चुका है, हम दुनिया के फेस्टिवल्स मनाते हैं।
हालांकि सारे फेस्टिवल्स नहीं मनाते, हमें पता भी नहीं है कि अफ्रीका में या दक्षिण अमेरिका में क्या फेस्टिवल मनाए जाते थे, या जो रेड इंडियंस हैं उनके क्या फेस्टिवल्स होते हैं, अफ्रीकन्स के क्या फेस्टिवल्स होते हैं। हालांकि अफ्रीकन्स में तो ज़्यादा कुछ शेष नहीं है। 45% मुस्लिम्स हैं या 43%, मुझे याद नहीं है, और इतने ही 42-43% क्रिश्चियंस हैं, और 5-6% ही जो पुराने अपने ट्रेडिशनल रिलीजन में लोग बचे होंगे। और वही हाल कुछ उनका भी है। जो रेड इंडियंस हैं वो बेचारे वैसे ही कंफाइनमेंट्स में रहते हैं, चाहे अफ्रीका हो या अमेरिका हो। तो जो भी है, हमें उनके रिलीजन का पता नहीं है। तो हम लोग जो मेजर रिलीजन्स हैं उनका जो सेलिब्रेशंस है केवल उससे परिचित हैं। और हमारे जो रिलीजन्स हैं, हम लोग उसके फेस्टिविटी को भी उनके बराबर करना चाहते हैं। यानी जैसे वो लोग मनाते हैं उसको एक पूरे फैन फेयर के साथ, या पूरे आई डोंट नो, जो उसका दिखावा कहना शायद कि बहुत लोगों को बुरा भी लगे, इसलिए मैं उसका उपयोग नहीं करना चाहता हूँ। तो उसके जो चकाचौंध है, उस चकाचौंध के साथ हम मनाना चाहते हैं, क्योंकि अब हम ये सोचते हैं कि हम उनके बराबर हैं। तो उस वैसे सेंस में हम ग्लोबल वर्ल्ड में सेलिब्रेट करते हैं, हमारी जो डाइवर्स फेस्टिविटीज हैं उसको सेलिब्रेट करते हैं। और ये जो सेंस है, वो सेंस है जो डीप स्पिरिचुअल इसेंस है फेस्टिवल्स का, उसको शेयर करने का सेंस है, और वो एक्सचेंज करने का सेंस है। ये इन इंडियन जो आइडियलिस्ट थे उनको एक डीप सेंस था कि इंडियन के पास कुछ ऐसा है दुनिया को देने के लिए, सिखाने के लिए, जो अगर वो सीख जाएं तो वो जो भी करते हैं भी, हमारा कोई ये पर्पस तो नहीं है कि हम सबको अपने सिस्टम में ले आए या अपना कन्वर्ट करा लें। ऐसा सिस्टम नहीं था। ऐसा सिस्टम था कि जिस इसेंस को हम लोग जी रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, इंडियन आइडलिस्ट कभी भी हमें चाहे जहां भी जिस किसी रूप में रहे, वो हमेशा इस बात के लिए फोकस करते रहे कि हम उसी इसेंस को शेयर करें। जो भी स्पिरिचुअल हाइट है उसको हम शेयर करें लोगों के साथ, ताकि वो लोग भी अपने रिलीजन में रहते हुए उस हाइट को, उस इसेंस को अनुभव करें, और वो ट्रू रिलीजन का रिलीजियस सेंस को वो प्राप्त कर सकें। तो इसी सेंस में कल्चरल रिवाइवल। इंटरनेशनलिज्म की बात हम लोगों ने पहले भी कर ली है कि जो बैरियर्स को ब्रेक करना, और जो डिफरेंट बैरियर्स है उसको ब्रेक करके, और पीस और यूनिटी, ग्रेटर पीस और यूनिटी के लिए काम करना, ये इनका जो एजुकेशन का एक मूल पर्पस था। शांति निकेतन की स्थापना भी उनके उनके नजरिए से इसका एक इसी उद्देश्य से प्रभावित था। एंटी रोट लर्निंग एक आज का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, और टैगोर इसके बारे में बहुत ही शुरू से जोर देते थे। और जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड जो एजुकेशन है, इसके लिए वो शुरू से जोर देते थे, उसके लिए वो डिमांड करते थे। उनका अपना एजुकेशन ही बिल्कुल इसी तरह से हुआ था कि जिस चीज में उनकी अभिरुचि थी उसको खूब गहरे से पढ़ते थे। और कोई जैसे चौथी का मैंने पहले ही चर्चा की, चौथी क्लास तक वो पढ़े थे ट्रेडिशनल एजुकेशन में, और बाकी का सारा एजुकेशन उनका उनकी सेल्फ स्टडी थी। सेल्फ स्टडी, और जाहिर है ऐसा जो भी व्यक्ति था होगा, वो इस चीज को जरूर इम्फेसिस करेगा कि जो रोट लर्निंग है, जो डिग्री लेने वाली लर्निंग है, वो किसी भी तरह से आपको आगे लेके नहीं जाती है, ना आपको आगे का रास्ता दिखाती है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये एक पीछे जो बात हुई है उससे ही ये बात भी निकलती है कि हर एक व्यक्ति को इस टूल से इसेंशियली उसके पास ये टूल्स आना चाहिए उसके पास, जिससे कि वो सारे दुनिया के लोगों के बीच में एक अ, उनको इम्प्रूव करने के लिए, उनके कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए जो ज्ञान और एक्सपीरियंस वो प्राप्त कर पा रहा है, उसको उनके साथ शेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो इनसाइट उसके पास है उसको शेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिस तरह से, जिस सुविधा से
जो चीज भी उसके पास है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, या अपने आप को एक हायर स्टेज तक ले जाने का चीज है, वो उसको दूसरों के लिए भी उपलब्ध करानी। ये नहीं है कि हम हो गए, हमने कुछ अचीव कर लिया तो दूसरा उसको मिले ना मिले, या उसको नहीं मिलना चाहिए, ऐसा नहीं। ये ऐसा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो दूसरे लोग जो कठिनाई के कारण वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, उनको ये अवसर देना कि जो ह्यूमन कंडीशंस हैं, जो मार्जिनलाइज्ड पीपल हैं, उनको अवसर देना कि वो अपनी जगह से अपनी स्थिति को बेहतर करके और जो एक बेहतर समाज है उसकी ओर वो बढ़ सके। तो इसके साथ हम लोग इसके अंत में पहुंचते हैं, और इसमें मैं कुछ कोट्स के साथ मैं अंत करूंगा, जो कि उन्होंने अपने कई राइटिंग्स में एजुकेशन और सोशल चेंज के बारे में जो उन्होंने कहा है। तो सबसे मैंने कहा, जो आइकनिक लाइन है, आइकन इसके कहा जाता है, इस सेंटेंस को आइकनिक लाइन कहा जाता है। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड हेड इज हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज फ्री। ये उनका जो गीतांजलि का आइकनिक लाइन है, और इसमें वो अपने सोसाइटी के प्रति और एजुकेशन के एक्सेसिबिलिटी के संबंध में उन्होंने इसको एक्सप्रेस किया है। और उसमें अ, मस्तिष्क को फ्री होने का, और अ, आत्मसम्मान के साथ जीने का, और नॉलेज के फ्री होने का, उस पर कोई बंधन के नहीं होने का, इसको एम्फेसाइज किया है। ये गीतांजलि में ये चीज निहित है। I ask for a moment indulgence to sit by thy side. The work that I have in hand, I will finish afterwards. ये भी उनका एक कोट है, जिसमें कि बच्चों के साथ समय बिताने पर से संबंधित है, जिसमें कि आई आस्क फॉर ए मोमेंट्स इंटेलिजेंस टू सिट बाय दाई साइड, एंड द वर्क दैट आई हैव इन हैंड आई विल फिनिश आफ्टरवर्ड्स। ये इस सिग्निफिकेंस को दिखाता है, जो एडल्ट्स हैं, जो इनलाइटेंड हैं, दे शुड स्पेयर सम टाइम फॉर द यंगर जनरेशन। अब ये देखिए, आपको लगेगा कि ये तो बहुत साधारण बात है, लेकिन साधारण नहीं है। जो यंग एकदम अर्ली चाइल्ड है, हम लोग उसको क्या करते हैं, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, अर्ली चाइल्ड का मतलब हुआ कक्षा पढ़ने वाला, और ऐसे बेसिक एजुकेशन पाने वाला। तो वो तो कोई भी कर देगा, किसी भी बच्चे को, किसी जो कि 10th पास है, हमारा जो बेसिक इसका है 12th पास, प्राइमरी एजुकेशन, डीएलएड की डिग्री, 12th मिनिमम क्वालिफिकेशन, 12th पास आदमी। अभी अब लड़ाई चल रही है इतनी सारी, आप देख रहे हैं। तो इस चीज से यहाँ ये जो कह रहे हैं, इसके पीछे जाएंगे आप, तो ये है कि अ, ये कहते हैं कि जो हाईएस्ट ऑर्डर के लोग हैं, दे शुड स्पेंड सम टाइम विद चिल्ड्रन, नॉट विद देयर ओन चिल्ड्रन, बट अदर चिल्ड्रन ऑल्सो। क्योंकि ये लोग जो हैं, इन लोगों का की जो पर्सनालिटी जिस तरह से डेवलप हुई है, इस और जो इम्प्रेसेबल एज है बच्चों का, जो अर्ली एज है, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 8 9 साल तक का जो एज है, बहुत ही इम्प्रेसिबल एज है। उसको आप उस एज में बच्चे को किससे एक्सपोज करा रहे हैं, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंटर है, अ, कि जिसका अगर वो ग्रेट लोगों के साथ उस एज में रहता है, तो उसकी जो टेंडेंसी है, उसका जो इम्प्रेशन है, तो उस एज का जो इम्प्रेशन है, उसको आप किसी चीज से सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। किसी भी चीज के बाद के किसी भी तरह के एजुकेशन से आप उसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। तो ये एक आप देखेंगे कि जो भी लोग महान हुए हैं, उनका बचपन में उनका कहीं ना कहीं एक इम्प्रेसेबल एज के जब इम्प्रेशनेबल एज था उनका, उस समय किसी न किसी का रोल रहा। तो इसलिए ये चीज और ये वाक्य जो है इम्पोर्टेंट है। दूसरी उनकी एक रचना है, जिसमें
religion of man, education means enabling the mind to find out that ultimate truth which emancipates us from bondage of dust and give us wealth, not of things, but of inner light, not of power, but of love, so that poverty and impotence are not with us anymore. और यहाँ पर जो एजुकेशन का लिबरेटिंग पावर है उसको इनर इनलाइटेनमेंट के लिए, जो कि मटेरियल और दूसरे जो लिमिटेशंस हैं उसको खत्म करके प्योर लव, है ना, उसको उसको प्राप्त करने का, इनर राइट को प्राप्त करने का, इस पर वो जोड़ देते हैं, जिसमें कि एजुकेशन का जो मतलब है, मूल मतलब है, वो यही है कि हमें वो जो डस्ट से यहाँ मतलब है कि वर्ल्डली रियलिटीज, materialism, bondage of dust. Everything ultimately is going to convert into dust. Whatever you आपकी चाहे वो कार हो या आपकी वो कार रस्ट कर जाएगी, घर है तो वो भी अगले 100-200 वर्ष में वो धूल में मिल जाएगा. Everything is going to be convert into dust. तो उसके डस्ट के बॉन्डेज से अपने को फ्री करके इनर लाइट की ओर बढ़ना, प्योर लव की ओर बढ़ना. दैट इज द सेंस रिलीजन ऑफ मैन है, वो उनको मिलना चाहिए. तो इसी तरह से नेशनलिज्म से संबंधित उनका जो राइटिंग है उसमें उन्होंने लिखा है कि आवर हेड स्ट्रॉन्ग सेल्फ विल फुलिशली बिलीव्स दैट इट कैन डिसरिगार्ड द पास्ट, बट दिस इज एन इम्पॉसिबिलिटी. द पास्ट इज एवर प्रेजेंट. इट इज नॉट समथिंग दैट इज अवे एंड गॉन. अब ये जो अपने एक पास्ट से लर्निंग होनी चाहिए. एक लर्निंग का एक नया ट्रेंड जो है वो एक जो खास करके टेक्निकल लर्निंग का है. अभी क्या जरूरी है, पुराने बात चीज़ों को जान के क्या करेंगे, जो अभी के लाइफ के लिए जरूरी है वो चीज़ जान लेते हैं तो बाकी चीज़ों से क्या करना है. तो जो कल्चरल ट्रेडिशन है, हेरिटेज है, जो हमारी हिस्ट्री है, वो एक पर्सनालिटी के बिल्डिंग में उसका जो रोल है, जो संस्कृति के निर्माण में उसका जो रोल है, उस पर एम्फेसिस है. नेशनलिज्म उसके बिना जो व्यक्तित्व है वो न तो पनप सकता है न आगे बढ़ सकता है. तो ये इसमें आया है. फिर एक सेंटर ऑफ इंडियन कल्चर में वो कहते हैं कि द इंस्टीट्यूशन दैट शुड बी सेंटर ऑफ आवर एजुकेशन हैज बिकम एन एनोमली. It has become an institution of producing clerks who live a life of intellectual and moral indolence. तो जो ये उस समय कह रहे थे, आज के लिए भी सही है. जो हमारा जो संस्थान हमारा एजुकेशन का केंद्र बन रहे हैं, वो अपने आप में एक बिगड़ा हुआ चीज है, एक बिगाड़ है. एनोमली मतलब एक समस्या है, एक तरह का प्रॉब्लमेटिक या बिगड़ा हुआ रूप है. वो इस तरह का सिस्टम है जिसमें कि एक तरह का क्लर्क वो पैदा हो रहा है जो क्या करता है, किताबों से चीजें उठाता है, फिर उसको रिप्रोड्यूस करता है, और वो एक मोरली उसका एक स्टैग्नेंट स्टेज. वो कुछ भी उससे मोरल गेन नहीं करता है. वो एक इंटेलेक्चुअल है इन द सेंस कि इंटेलेक्ट का केवल यूज करना सीखता है. वो इंटेलेक्चुअल का वही सेंस है. और मोरली वो एक चूंकि मोरल की बात करना भी आप देखेंगे एजुकेशन में एक लगता है कि बाहर की चीज है, पुराने जमाने की चीज है, अब के समय में क्या चलेगा. तो ये सेंटर ऑफ इंडियन कल्चर में वो इस चीज को उन्होंने कहा. तो इस तरह से मुझे लगता है कि ये हमारा लास्ट स्लाइड था. ओके. तो अब